नैतिकता की तो इनसे क्या उम्मीद की जाए। इसी अनैतिक आचरणों का तो उन्हें जनता प्रतिफल भी दे रही है। अब क्या हुआ है, अभी जो चुनाव हुए हैं, अभी आपने ये गोला का आपने निर्वाचन देखा, वहां किस तरीके से हो गए। और गुजरात में जहां सीधे सीधे सामने दिखाई पड़ रहा है कि बलात्कारियों को, अपराधियों को आजीवन सजा प्राप्त लोगों को बाहर निकालते हैं और सम्मान के साथ उन्हें घुमाते हैं, और वहां इतना प्रचंड बहुमत ले लेते हैं, और वहां मोरवी का पुल टूटता है, 150 लोग वहां पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उस मोरवी जैसी जगह में भी ये भारतीय जनता पार्टी अपना जीत जाती है, और उसका जश्न मनाया जाता है। पूरे देश के पैमाने पर कहा जा रहा है कि क्या हो गया, एकदम से मोदी जी एकदम से वो जो छा गए हैं। अच्छा, उसका तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बीच में अभी गुजरात जाने का भी मौका लगा था, और जो बहुत पहले एक बार बंगाल भी यही देखने गया था कि आखिर क्या कारण है कि वाम मोर्चा इतने लंबे समय से वहां पर कंटिन्यू कर रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगह पर जो मैंने महसूस किया कि वहाँ राजनीतिक विचार पीछे छूट गया है। वहां पर बंगाल अस्मिता का सवाल था कि वो वाम मोर्चा को बंगाल अस्मिता से जोड़ के उसको कंटिन्यू कर रहे थे, और यहाँ पर गुजरात में प्रधानमंत्री जी के गुजरात से होने की वजह से वो उसको भी पहले भी 38-40% वोट तो बीजेपी पहले भी पाती थी, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व भी इतना वोट तो वोट बैंक रहता था उनका। और मोदी फैक्टर आने के बाद मुझे लग रहा है वो भी कुछ कुछ गुजरात अस्मिता से जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि अभी चुनाव के दरमियान भी वो 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र से 3-3 प्रोजेक्ट लेके गुजरात में लगा दिए उन्होंने। तो गुजरात और एक पूरा एक जो कैंपेन भी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि जो एक कैंपेन चलाना कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, इस कैंपेन ने भी एक वहां पे काउंटर रिएक्शन किया है। जो मैंने वहां पे महसूस किया पब्लिक के अंदर, पब्लिक का जो वो विचार, बहुत वहां भावनात्मक वोटिंग हो रही है मोदी के लिए, वो विचार, राजनीतिक विचार वहां पीछे छूट रहा है। और रही सही कसर जो थी वो आम आदमी पार्टी को उन्होंने बड़ा टेक्निकली हाईलाइट करके मीडिया के जरिए पूरी फंडिंग करते हुए उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट बेस को कमजोर किया जो बात सकते थे। लेकिन वो तो चलिए वहां की बातें दूसरे दलों की है। मेरा जो एक लखीमपुर जनपद का नागरिक होने के नाते मैंने तो अपनी कमजोरी आप सभी साथियों के साथ, आप सभी महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं उनके साथ शेयर करी है कि विचार तो आप सभी मनीषी बैठे हैं, संघर्ष के साथी बैठे हुए हैं, लेकिन हम वो चीज पकड़ नहीं पा रहे हैं कि एक जो चीज हमको आपको समझ में आ रही है वो चीज हम पब्लिक एट लार्ज को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। क्यों नहीं वो किसान आंदोलन की जो धमक चलती है वहां से दिल्ली, पंजाब से दिल्ली तक होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आते आते बरेली के बाद धीमी पड़ती चली जाती है। आप तो पूर्वांचल के हैं, बनारस के हैं, पूर्वांचल में तो लोगों को बताना पड़ता था कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। वहां पर चुनाव के दरमियान जब मैं रहा तो उनकी समझ, वो कोई इसको सरदारों का आंदोलन कह देता था, कोई इसको जो है वो जाटों का आंदोलन कह देता था। वो किसान आंदोलन की चीज जब समझाओ, उनको बताओ, तो कुछ जागरूक लोग, हालांकि किसान यूनियन ने और तमाम संगठन हर जनपद में बनाए हैं, तराई किसान यूनियन वगैरह बनी है, तो जागरूकता शुरू हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग को किसान के स्तर पर बहुत बहुत अधिक जागरूकता की जरूरत है। आज हम आपको एक जमीनी हकीकत बता रहे हैं। इस समय गेहूं की बुआई और गन्ने की छिलाई दोनों काम का बड़ा प्रेशर है, और किसान को लेबर की शॉर्टेज हो रही है। और लेबर की शॉर्टेज इसलिए हो रही है कि ज्यादा पैसे में तो पंजाब में या पूर्वांचल में लोग चले गए, जो रह गए वो 5 किलो राशन में अपने को बहुत सेफ समझ रहे हैं। वो बहुत मनमाने ढंग से किसानों से कह रहे हैं कि साहब हमें जो 30 रुपए कुंटल था वो 40 रुपए कुंटल छिलाई मांगने लगे, जो रेट पंजाब में या पूर्वांचल में जिसपे जाते थे। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी आ रही है कि जो लोग किसान मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम वो चीज धार पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसान और मजदूर दोनों एक से जुड़े हुए हैं, दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसान खुशहाल होगा तभी वहां पे खेत पे काम करने वाला मजदूर खुशहाल होगा। वो एक अलग सेगमेंट सा बना दे रहे हैं, क्योंकि
विग्रह करने में फासिस्ट बड़े होशियार होते हैं। किसानों को एक अलग करे दे रहे हैं, मजदूरों को अलग करे दे रहे हैं, और उस विग्रह का वो लाभ उठा रहे हैं। मेरी चिंता का विषय यही है कि आदमी अपने अपने ग्रुप्स में बंधा चला जा रहा है। अगर लड़कों की लड़ाई है तो किसानों से मतलब नहीं है, किसानों की लड़ाई है तो वकीलों से मतलब नहीं है, वकीलों की लड़ाई है तो इंजीनियर से मतलब नहीं है, इंजीनियर्स की लड़ाई है तो महिलाओं से मतलब नहीं है। ये जो अपने अपने कवच में लोग फंसे हुए हैं, इसको ब्रेक करने के लिए, जैसे अगर 450 किसान संगठन एक मंच पर आ सकते हैं, तो तमाम जो सिविल सोसाइटी और लोग हैं वो भी एक समझदारी पैदा कर सकते हैं, और उसमें आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि विपक्ष के हाथ डालते ही, पॉलिटिकल पार्टी के हाथ के डालते ही मीडिया के जरिए और जो कारपोरेट है वो उसको एक रंग देने में कामयाब हो जाता है। और ये जो छुटपुट छुटपुट लड़ाई चल रही है, ये जो अलग अलग जहाँ पे मोर्चे खुले हुए हैं, इनके लिए कोई ना कोई मेरे हिसाब से एक अम्ब्रेला जैसे बना, किसान एसकेएम बनी, इस टाइप का एक सिविल सोसाइटी का भी एक बड़ा मोर्चा बने, तभी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ खुल के काम कर पाएंगी। अभी तो मुझे लग रहा है अभी और बहुत मेहनत करनी है। जी शशांक भाई, ये राजनीति में और समाज में विभिन्न तरीके के हित समूह होते हैं, और वो सारे हित समूह अपने समूहों को ही ध्यान में रख करके अपनी स्ट्रेटजी तय करते हैं, रणनीति तय करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। तो अपने किसानों का भी अपना हित समूह है, ये सरकारी अफसरों का अपना हित समूह है, और सत्तारूढ़ लोगों का अपना हित समूह है। और तलवार तो तिवारी जी एक ही है, तलवार तो एक ही चल रही, जो सबकी गर्दन पे चल रही, वो तलवार तो एक ही है। वो कारपोरेट की तलवार तो एक ही है जो सबको गला काट रही है। लेकिन ये सबके पीछे ये है कि जब पूरे देश की बात हो जाती है तो उसमें सबको एकजुट होकर के और एक व्यापक जन आंदोलन की शक्ल लेना पड़ता है उसको। और उसमें निश्चित रूप से ये पहली बार किसानों ने इसकी पहल की है, और उनके इस पहल के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से सांगठनिक विस्तार होना चाहिए, उस तरीके से सांगठनिक विस्तार किसानों का जी नहीं। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ। जी शशांक जी, अब